हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम फिर से करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। अगर हमारा सिलेबस भी सर, आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एग्जाम्स कैसे करेंगे, टेंशन हो रही है। भाई नहीं करना है टेंशन, आपको हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वो उसी हिसाब से कराई जा रही है कि ताकि आपने, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से समझाता है एक शॉर्ट टाइम के अंदर। इसलिए हमने ये आपका जो प्लेलिस्ट है वो चालू करी है। तो अभी तक हमने भाई डे 5 कर चुके हैं, मतलब 5 लेक्चर आपके छोटे छोटे आ चुके हैं और हर लेक्चर में हमने 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 10 क्वेश्चन विद उनके जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको सॉल्व किया है। तो भाई 50 क्वेश्चन आज तक हो चुके हैं। इस लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन करेंगे, 60 हो जाएंगे। और लास्ट एक और लेक्चर आएगा इसका, जिसमें हमने 10 नहीं 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। कुल मिलाकर इस पेपर के हम 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम दूसरा पेपर भी स्टार्ट करेंगे, उसके भी 75 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस तो वैसे भी हो जाने हैं। और उसके अलावा क्योंकि हर ऑप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ऑप्शंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो साथ के साथ जितने भी रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स होता है सबको हम क्लियर करते हुए जाएंगे। भाई आपको पता है बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वक्त कर रहे हैं। हमने भाई क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन कहां तक, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। आज हमारा क्योंकि डे 5 है, तो डे 5 है तो भाई 50 हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 51, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और हमसे कहा गया ये है कि बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद Mg। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन A B C D। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो Mg के साथ रिएक्शन करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भाई आपसे कहा जाता है क्या ये इसकी रिएक्शन, मान लीजिए मैं Mg से करा रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं भाई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Mg से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पर भी सेम रिएक्शन करा रहे हैं, यहां भी सेम रिएक्शन करा रहे हैं और यहां पर भी सेम रिएक्शन करा रहे हैं। हम कह रहे हैं बनना क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या इनमें से सारी की सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेंगी या फिर कोई ऐसी रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बस वही बताना भाई कौन सा ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन का हैलाइड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक हैलाइड है, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Mg से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो भाई रिएक्शन हमारे पास ये होती है सर कि अगर मैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Mg के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो Mg जो होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप और X के बीच में इंसर्ट कर जाता है और ये बन जाता है हमारे पास क्या, ये बन जाता है सर RMgX। ये बन जाता है हमारे पास ये RMgX। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। अब ये RMgX अगर मान लीजिए इसके साथ मैंने रिएक्शन कराने की कोशिश करी, भाई क्या बन सकता है, तो हम कहेंगे सर रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्या जुड़ जाएगा MgCl। डायरेक्टली जोड़ देते हैं, चलो यहां से जुड़ गया हमारे पास Mg और Mg से Cl। आई होप क्लियर है सर। ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी से रिएक्शन होती है ये वाली हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसके पास आते हैं तो थोड़ी हमें समस्या महसूस होती है। समस्या क्या महसूस होगी, देखो अगर हमारे पास यहाँ कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड पर Mg को इंसर्ट कराना आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है ना भाई, कार्बन कार्बन पर अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है हम बोलते हैं सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp, फिर sp2, फिर sp3। तो सबसे ज्यादा sp की होती है ना, तो यहां तो भाई खतरनाक कहानी है। हम बात करेंगे sp3 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इजीली यहां से Mg इंसर्ट कर जाता है, लेकिन sp2 में थोड़ा सा कम। तो हम ये बोल सकते होगी नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिएक्शन को भी हम इस तरह से करा सकते हैं, ये होगा और इससे जुड़ा है हमारे पास MgCl।
ये भी पॉसिबल है सर। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH और इससे लग जाएगा MgCl। लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो है डी। अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाहोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारे पास एल्काइन है ना, ये एल्काइन, ये जो क्लोरोएसिटिलीन है, यहाँ H प्लस और C क्या होता है, माइनस होता है। हम कह सकते हैं सर ये वाला जो H है ना, ये हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है, एसिडिक H होता है ना। और एसिडिक प्रोटॉन है तो जल्दी से ये H प्लस त्यागता है। हमने भाई जब हमने एल्काइन पढ़ी थी तो हमने वहां पर एक चीज जाना था, क्या जाना था कि सर 1 एल्काइन जो होते हैं, टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसके हाइब्रिडेशन होता है sp और sp हाइब्रिडेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से H प्लस को ये इजीली निकाल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये H प्लस को निकाल सकता है तो एसिडिक प्रोटॉन है, अच्छे से निकल जाएगा। तो जब Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Mg इसमें इंसर्ट होने के बजाय इस एसिडिक प्रोटॉन से रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें ग्रिग्नार एजेंट बनाना है, ग्रिग्नार एजेंट बनाना है तो हम पहली रिएक्शन से करा सकते हैं, दूसरे से करा सकते हैं, तीसरे से करा सकते हैं, लेकिन चौथी से नहीं करा सकते। और उसने हमसे यही पूछा भाई कौन सा फॉर्म नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई समस्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो आपसे कहा जाता है भाई कौन ग्रिग्नार एजेंट को फॉर्म नहीं कर सकता, तो हम सीधा सीधा सोचेंगे जहां सिंगल बॉन्ड कर जाएगा, डबल बॉन्ड कर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आया नहीं करेगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी खासकर वो नहीं करेगा जहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो। इसलिए ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा सही हो। ओके सर, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 52 है। वैसे आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो हैलो फॉर्म रिएक्शन, इनमें से कौन सा हैलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हैलो फॉर्म टेस्ट को देता कौन है, हैलो फॉर्म टेस्ट को देता कौन है। तो भाई हैलो फॉर्म टेस्ट को 2 लोग देते हैं, एक तो देते हैं एल्कोहल, ठीक है, और दूसरा देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। सर एल्कोहल कौन से ऐसे एल्कोहल हैं जो हैलो फॉर्म टेस्ट देंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास में CH और इस पर OH लगा है, जिस कार्बन पर OH लगा है उसके बराबर में CH3 लगा होना चाहिए, यानी जिस CH से OH लगा है उसके बराबर में कौन होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे भाई साहब क्या कि ये हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। पहली बात कहानी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं यहां से भी एक H हटा दूं, यहां से भी H हटा दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और इससे क्या है CH3। तो भाई मेरे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए CHOH के बराबर CH3 नहीं है तो C डबल बॉन्ड O से हमारा क्या लगा होना चाहिए, CH3। ये ग्रुप कहीं भी पाया जाता है, ये ग्रुप कहीं भी पाया जाता है तो वो हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो हमसे कहा कौन नहीं देगा, तो पहले देखो क्या ये हैलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है। भाई C डबल बॉन्ड O के बराबर CH3 आ रहा है ना, आ रहा है, तो सर ये हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। ओके, आगे देखो CH3CHO, इसका मतलब क्या होता है सर, CH3CHO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH। क्या ये हैलो फॉर्म टेस्ट देगा, हम कहेंगे सर बिल्कुल देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें भी तो C डबल बॉन्ड O से CH3 लगा है ना। भाई देखो CO से CH3 लगा है, हमको यही चाहिए, CO से CH3 होना चाहिए। इसमें भी लगा था, इसमें भी CO से CH3 लगा है, तो सर इसने दिया हैलो फॉर्म टेस्ट, ये भी देगा। अब हम बात करें इसकी, क्या ये दे पाएगा, तो भाई हमने एक चीज कही, ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल हमने क्या CHOH से कौन लगा होना चाहिए, CH3 लगा होना चाहिए। सर ये है CH3, उसके बाद में C और इससे हम चलो ऐसे H लगा देते हैं, CH और यहाँ पर OH लिख दो। यहाँ पर क्या CH3CH2OH है ना, CH3CH2OH, तो इससे एक और H लगा होगा। और हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, इसमें भी CHOH के बराबर कौन लगा है, CH3 लगा है, मतलब ये भी हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। क्या इसमें CHOH से कोई CH3 लगा है, हम कहेंगे सर नहीं लगा है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि ये हैलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पहली बात तो बस यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई हैलो फॉर्म टेस्ट देता कौन है। तो भाई हैलो फॉर्म टेस्ट कौन देगा, हैलो फॉर्म टेस्ट देते हैं हमारे पास या तो एल्कोहल हो या फिर हमारे पास क्या हो, कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन हो, जिसमें C डबल बॉन्ड O से CH3 लगा हो, वो भी हैलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। या फिर CHOH से क्या लगा हो, CH3 लगा हो, वो भी हैलो फॉर्म टेस्ट देते हैं।
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस पहचानना था और कुछ नहीं करना था। तो इन तीनों में ग्रुप पाएगा, इसलिए येलो फॉर्म टेस्ट देंगे तीनों। डी वाला नहीं देगा, उसने यही पूछा कौन सा नहीं देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 के पास। क्या कह रहा सर 53 क्वेश्चन हमारा, विलियमसन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। विलियमसन रिएक्शन किसका एग्जांपल है भाई? क्या ये SE2 का है, SE1 का है, SN2 का है, SN1 का है? तो मैं आपको बता दूं, E फॉर एलिमिनेशन, N फॉर या फिर S फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये होता है। सॉरी, यहां पर E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, 2 फॉर बाइमोलिकुलर। आपने ये देखो, ये वाली रिएक्शंस तो बहुत पड़ी होती हैं आपने, SN1 SN2। तो एक्चुअली यहीं से आपका सॉल्व भी हो जाना है क्वेश्चन हमारा। SN1 SN2 में क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मतलब क्या हो जाएगा? SN2 हमारे पास होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SE1 मतलब यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो जाएगा बाइमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पहले होती क्या है, पहले ये समझो। हमारे पास में कोई भी एक सोडियम एल्कोक्साइड हम लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्किल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो और इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होता है, ये हो जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। और इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है किसी भी एल्किल हैलाइड से। किससे करानी होती है भाई? एल्किल हैलाइड से। होता ये है कि हमें पता भी नेगेटिव क्या करेगा, आर पर अटैक करेगा और एक्स को कर देगा बाहर। और ऐसा होने से हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? हमारे पास ये कौन है? आर है, आर से लगा है ओ ने जाकर अटैक किया आर से, एक्स को कर दिया बाहर, जो एक्स Na के साथ मिलकर बना लेगा NaX। तो भाई ईथर बनाने की प्रोसेस होती है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब एक बात बताओ, अटैक कौन कर रहा है सर? नेगेटिव वाला। नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट। पॉजिटिव कहां होता है? न्यूक्लियस पे होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर ये न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियस को तो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है तो भाई ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती और ये हो नहीं सकती। और ये रिएक्शन इसके और इसके दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये अटैक करेगा तभी तो हैलोजन बाहर जाएगा। इसलिए भाई मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास SN2 रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। क्योंकि जब तक ये अटैक करेगा नहीं तब तक हैलोजन जाएगा नहीं, इसलिए ये रिएक्शन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किसके? न्यूक्लियोफाइल भी और एल्किल हैलाइड भी। अगर किसी एक पे करती तो SN1, दोनों पे करनी इसलिए SN2। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। SN1 SN2 हमने पढ़ा रखा है चैनल पे, तो अब वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। विच रिएजेंट यूज इन बर्च रिडक्शन? बर्च रिडक्शन करवाया था भाई, अल्काइल में भी करवाया। बर्च रिडक्शन क्या होता है? बर्च रिडक्शन में क्या, एक ही सीधी सीधी बात है, रिडक्शन कर रहे हैं ना, H2BD नॉर्मल रिडक्शन करता है, इससे कोई मतलब नहीं। ये भी हमारा रिडक्शन करता है, कोई मतलब नहीं। KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, ये भी। बर्च रिडक्शन में यूज होता है हमारे पास Na इन लिक्विड अमोनिया हो या फिर Li इन लिक्विड अमोनिया। भाई अगर ये है तो आपका बर्च रिडक्शन है। इसलिए बर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज Na इन लिक्विड अमोनिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा ही है हमसे। और हमसे पूछा गया अभी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन? बेंजीन है, आपको बताना है कि बेंजीन में अगर बेंजीन का हम सल्फोनेशन करा रहे हैं तो कौन इनमें से इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो भाई सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल हम पहले ही बता चुके हैं, आपका SO3H होता है। NO2 नाइट्रेशन का होता है, NO3 कभी यूज नहीं होता। SO2 यूज नहीं होता, कौन होता है? SO3। तो आपको अगर SO3 बोला जाता तो भी राइट आंसर है, अगर आपको SO3H पॉजिटिव बोला जाता है तब भी आपका सही आंसर है, क्योंकि H+ निकलने के बाद बनाएगा तो SO3 ना। इसलिए ये दोनों ही आपके सल्फोनेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो SO3 देगा या फिर SO3H+ देगा। तो इन दोनों में से कोई भी हो, आंसर आपको सही करना है। सही, तो आपसे कहा जाता है भाई सल्फोनेशन, तो मैं आपको चीजों कुछ आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए तो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, जरा देर देखो। अगर आपका दिया जाता है हैलोजिनेशन
यहाँ हम बात कर लेते हैं एक्चुअली रिएक्शंस कौन से और उनके इलेक्ट्रोफाइल कौन से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम कहें सर हैलोजनेशन में कौन होगा, एक्स पर पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव मतलब आपके पास Cl पॉजिटिव हो सकता है, Br पॉजिटिव हो सकता है, I पॉजिटिव हो सकता है, डॉट डॉट जो भी है, लेकिन होगा यही है ना। मोस्टली आपका क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसलिए Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव देखने को ज्यादा मिलता है। दूसरा आपके पास होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा भाई, या तो SO3 या फिर SO3H पॉजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको दिया जाता नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो आप लिखेंगे भाई NO2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने ये सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं भाई। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो भी हमारे पास एल्किल ग्रुप है वो रहेगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइलेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है RCO पॉजिटिव। तो सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, SO3 हो जाना, तो इसको तो डायरेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बिल्कुल सिंपल सी चीज होगी। इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह मतलब ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह भाई कौन खींचेगा। हम कहें क्या सर CH3 के अंदर ऐसा कोई दम है कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले, हम कहेंगे कदापि नहीं। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होती, इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ओके, हम कहें सर OH, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हम कहेंगे नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ओके, हम कहें NO2 और हमारे पास है एक NH2। तो भाई NH2 की बात करें, इसके पास भी लोन पेयर होता है, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो राइट आंसर है C। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम नहीं करेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चलते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये तीनों चीजें ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर सकती हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो दिया जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट को या फिर रेजोनेंस को। तो मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस कौन करता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहे जाएंगे। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दे सकता है। लेकिन अगर NO2 की बात करें तो भाई नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तीनों बहुत तगड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे। इसलिए जो NO2 होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस M ग्रुप माइनस M ग्रुप दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हमने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप उनको देख सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि इतनी सिंपल चीजें तो वैसे नॉर्मली पता होता ही है हमको। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि सारे ऑप्शन नहीं नजर आ रहे। ठीक, क्या कह रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन टोलुइन अंडरगो नाइट्रेशन। अगर टोलुइन जो है उसका हम नाइट्रेशन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात तो भी यही है कि अगर आपको टोलुइन का नाइट्रेशन कराना है तो टोलुइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, टोलुइन का फॉर्मूला लेते हैं। भाई टोलुइन का फॉर्मूला क्या है, टोलुइन सर ये होता है, एक रिंग हो गई, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो होता है। इस पर लगा दिया हमने क्या, एक CH3। तो भाई अगर रिंग से कोई भी CH3 लगा हुआ है बेंजीन रिंग से तो इसको बोलते हैं टोलुइन। इसका कराना में क्या, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कराने का मतलब है आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। HNO3 से रिएक्शन करानी होती है H2SO4 के प्रेजेंस में। और आपको पता है नाइट्रेशन में अभी हम बताए थे कि भाई अगर हमारे पास नाइट्रेशन है तो उसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, NO2 पॉजिटिव होता है। यानी कि लगना किसको है, NO2 पॉजिटिव को। कहां,
एक चीज ध्यान रखें, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे लगाना है, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पे लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये रेजोनेंस से हमें पता चलता है। तो फिलहाल हम बात करें, अभी हम जाने थे कि CH3 जो होता है वो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो, ये ऑर्थो होती है, ये हमारे पास पैरा होती है, ये मेटा होती है, और ये हमारे पास इप्सो होती है। आई होप इनका जानकारी होगी क्योंकि हम क्लास के टाइम पे कर चुके थे। यहां बात करें, ये हमारे पास रिंग है। तो आपको जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आप एक काम करोगे, एक बार तो NO2 को आप ऑर्थो पे लगा दो, एक तो भाई ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि आप एक बार NO2 को कहां लगा दो, पैरा, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो आपसे कहा जाता भाई ढूंढ लो कौन सा वाला सही है कौन सा नहीं। हम कहें ये बनेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई टॉलुइन का तो तुमने नामो निशान नहीं छोड़ा। CH3 थोड़ी कहीं भाग जाएगा, CH3 तो उधर ही रहेगा। इसमें CH3 है ही नहीं, इसमें भी CH3 नहीं है, इसमें CO2, इसमें भी इकलौता एक ही बचा है जिसमें CH3 के ऑर्थो पे हमने NO2 लगा रखा है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगला, जिसका नाम है 58। और क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है भाई हमसे? सर ये कह रहा है हमसे कि हमको बताइएगा कि विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर मैं बेंजीन का हैलोजिनेशन कराना है तो किसको यूज करेंगे? आप ये भी तो देखा था, हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? सर हैलोजन होगा। हैलोजन या तो Cl पॉजिटिव दिखेगा या फिर Br पॉजिटिव दिखेगा। मुझे ये बता दो, I पॉजिटिव F पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मोस्टली आपका ClBr रहेगा। क्या NaBH4 में ये ऐसा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। रिडक्शन काम करने का काम करता है, KMnO4 ऑक्सीडेशन का काम करता है, इसका कोई हैलोजन से लेना देना नहीं है। H2SO4 सल्फोनेशन का काम करेगा, सल्फोनेशन, तो ये भी नहीं होगा। Br2 FeBr3 डायरेक्टली आप एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन लगा सकते। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 इज कंप्लीट। राइट नाउ वी हैव टू सॉल्व नाउ द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल। अगर मैं 2-ब्यूटेनॉल है और उसका करता हूं डिहाइड्रेशन, तो मुझे बता दीजिए भाई साहब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं काम करता पहले 2-ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करता है। इधर हम पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल बनाया। 2-ब्यूटेनॉल क्या होता है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर एक OH लगा है, यहाँ लगा दिया हमने CH3। भाई ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 2 पे ऑल लगाते तो 2-ब्यूटेनॉल हो गया। इसका क्या करना भाई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में हीट करता हूं, क्या करता हूं? हीट करता हूं, तो भाई यहां से हमारा क्या होता है? H2O निकल जाता है। क्या निकल जाएगा? H2O। H2O का ही तो मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, पानी का निकलना भाई। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलना, तो यहां से H2 निकल जाएगा। तो बनेगा क्या भाई? H2 निकलेगा कहां से? पहले तो ये बताओ। H2 निकलने के लिए मुझे H और OH दो चीजों को निकालना है। मुझे कंफर्म पता है भाई H तो OH तो यहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से, जहां पर OH लगा हुआ उससे निकलेगा। लेकिन H कहां से निकलेगा? तो भाई H यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई इसके बराबर में ये भी, इसके बराबर। अच्छा मैं यहां से निकालता हूं तो क्या बनेगा बताओ? देखो ध्यान से, अगर मैं मान लीजिए यहां से H निकालता हूं तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और देखो यहां से रह जाएगा CH2। यहां से एक H निकाला, यहां से OH निकाला, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। या फिर अगर मान लीजिए सर मैं यहां से निकालूं तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से H निकाला CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां से OH गया तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH3 आ जाएगा। क्या मतलब? क्या सर यहां से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? यहां से H यहां से OH, बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, बाकी इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो भाई क्या 4 कार्बन का एल्कीन होगा, तो 4 कार्बन के एल्कीन को क्या कहते हैं? ब्यूटीन कहते हैं। अब ये क्या कौन से 1 नंबर पे? तो इसे 1 ब्यूटीन हो गया, ये आपका 2 ब्यूटीन हो गया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं इधर और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब हमको ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सा वाला जो आंसर है वो सही होगा। चलो देखते हैं कौन सही होगा। ब्यूटेन बनना है, 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेन। इसने कहा ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन तो बनेगा। ब्यूटान बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ब्यूटानल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ब्यूटारिक एसिड नहीं बनेगा। उसने 1 2 को छोड़ दिया, डायरेक्टली उसने कह दिया ब्यूटेन बनेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसने 1 ब्यूटेन भी नहीं पूछा, 2 ब्यूटेन भी। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है और उसमें बोल रखा है कि 1 ब्यूटेन भी दे रखा है ऑप्शन में, 2 ब्यूटेन भी, तो आप किसको लगाएंगे? तो भाई आप 2 ब्यूटेन का आंसर करेंगे, बिकॉज मोर एंडेड एल्किन इज मोर स्टेबल। जितने ज्यादा ग्रुप लगे हैं ना, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाए थे, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए टर्मिनल एल्किन को प्रेफरेंस ना दे, नॉन टर्मिनल को प्रेफरेंस दे। तो 2 ब्यूटेन विल बी द मोर स्टेबल। अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन दोनों होता तो आप 2 ब्यूटेन को मार्क करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। और क्वेश्चन नंबर 60 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 हमसे कह रहा है बाय विच एल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है। फर्मेंटेशन जानते क्या होता है? फर्मेंटेशन भाई जहां पर जितनी भी अल्कोहल इंडस्ट्री होती है वहां पर जो अल्कोहल बनाया जाता है उसे फर्मेंटेशन रिएक्शन कहता है। कैसे बनता है अल्कोहल? ये आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में, जैसे आप जहां पर हम रहते हैं अलीगढ़ के पास, तो अलीगढ़ के पास में क्या है? बियर फैक्ट्री है ना, बियर फैक्ट्री। वहाँ पर भी अल्कोहल बनाया जाता है। जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है हमारे पास, जहाँ अल्कोहल इंडस्ट्री है, जहाँ पर बहुत सारे प्रकार की अलग अलग प्रकार की शराब वगैरह बनाई जाती है, या फिर जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बनती है, वहाँ पर भी अल्कोहल की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी जगहों पर हमें अल्कोहल की ज़रूरत होती है। तो उनको बनाने के लिए हमें रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं? कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं, अंगूर टाइप की चीज़ें होती हैं, गन्ना भी होता है आपका, बहुत सारे अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, या फिर हम बोल सकते हैं धान वगैरह होता है ना, और इनके छिक्कल होते हैं, उनका भी यूज़ करते हैं। जौ होते हैं, जही होते हैं, इन सभी का यूज हम अल्कोहल बनाने में करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो खाने पीने की चीज़ होती है, जो हम डेली खा रहे हैं खाना, उनसे भी अल्कोहल बनाया जाता है? तो बिल्कुल बनाया जाता है। अब ये बनता कैसे, मैं आपको बता दूं। तो भाई बनता ऐसे है कि जो कंपनियां होती है ना, उसमें बड़े बड़े टैंक होते हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े टैंक होता है। इसमें भर लिया जाता है वाटर, और वाटर भरने के बाद हमको इसमें डाला जाता है क्या? जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या डालते हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट। भाई एक बात बताओ, जो भी हमारे अनाज वगैरह होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ही है ना। इन कार्बोहाइड्रेट को डाला जाता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है एटलीस्ट जाकर ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के अंदर। कैसे करेंगे सर? हाइड्रोलाइसिस कर दो, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जाकर मिल जाते हैं। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज जब मिल जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जब आपका मिल जाता है, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये होता है C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का या फिर फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। फिर इसका हम कराते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या डालते हैं हम? एक हमारे पास ना एक ईस्ट नाम का एक फंगस होता है। फंगस जानते हो? कवक जिसको हिंदी में बोलते हैं फंगस, वो ईस्ट होता है और इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम होता है, और जाइमेज क्या करता है? इस जो भी हमारे पास ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट किस में करता है भाई? इसका ये कन्वर्ट करता है C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस CO2। अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी 2 फॉर्म होता है, ये भी 2 होता है। तो इस तरह से हमारे पास बन जाता है एथिल अल्कोहल प्लस CO2। अगर आप इस क्षेत्र के हो, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि सर जब भी बियर फैक्ट्री में कोई अगर जाता है तो वो देखता है, तो हम देखते हैं कि जो शराब बनाई जाती है वो पानी को सड़ा के बनाई जाती है, कि पानी उसमें सड़ता है, उसके बाद हमारा अल्कोहल बनता है, फिर शराब बनाई जाती है। तो बहुत ही गंदा होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, होता वहाँ पर क्या है कि जैसे हमने बहुत बड़े बड़े टैंक बना दिए हैं, और इस टैंक में हमने क्या कर दिया? ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया है ना, ग्लूकोज जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका सॉल्यूशन ले लिए, जो फाइनली हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में। फिर इसमें हम बोरियां भर भर के डालते हैं। कौन? ईस्ट को डालते हैं भाई, ईस्ट को डालेंगे। और जब ईस्ट इसमें जाएगा अंदर, तो ईस्ट जाके क्या करेगा? कंज्यूम करेगा किसको? ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज को, जिससे वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल में, और साथ ही बनाता है CO2 गैस। और वो CO2 गैस यहाँ से क्या होती है? इफरवेसेंस के साथ बाहर आती है। तो उसमें हमें बुदबुदाहट टाइप की चीजें दिखती हैं। ये जब गैस बाहर निकलती है
तो हमें वहां से क्या लगता है सर, पानी सड़ रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से एक्चुअली जो अल्कोहल बनता है वो कौन सा अल्कोहल होता है, 2 कार्बन का एथिल अल्कोहल होता है, जिसे इथेनॉल भी कहेंगे। तो आपसे कहा शुगर का फर्मेंटेशन करने से मेथनॉल मिलता है, हम कहेंगे नहीं मिलेगा। एथेनॉल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, ब्यूटेनॉल नहीं बनेगा, तो इथेनॉल बनता है। समझ में आ रहा है? इससे कॉमन नेम इसका एथिल अल्कोहल होता है और इसका आईयूपीएच नेम आपका एथेनॉल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 60 तक पहुंच चुके हैं। अब इसके अलावा हमारा एक लेक्चर और रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने का, जिसमें हम 10 नहीं 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद ये पेपर हो जाएगा फिनिश्ड। फिर हम सेकंड पेपर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपकी उम्मीद करते हैं कि आपका जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्जाम्स आने वाले हैं या चल रहे हैं ये आपको पता होगा, जो भी है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बस आपसे एक उम्मीद और करना चाहेंगे भाई, अगर आपका पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है जिन्होंने पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है और एग्जाम है आप देख रहे हैं, तो भाई उनको बता दो, थोड़ा सा फायदा उनका भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा उनको। तो शेयर करो, शेयर करना ना भूलें। जितने आप अगर शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत अच्छे से केमिस्ट्री और आपका भविष्य एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। तो भाई चलो, इसी कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। शेयर करना ना भूलें भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।